Assalamu alaikum dear students, hope you're fine. In this video, we'll discuss the MCQs for the topic of mass weight and density. ठीक है ना? इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 थे फॉर द GC O level and IGCSE physics mass weight and density उसके जो MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे. Now I have divided this whole chapter into 3 parts. ठीक है? Because this is a large chapter, तो मैंने इसको 3 parts में divide किया है. In this lecture, in this video, I'll discuss the part number 1, then separate video for part 2 and 3. तो पहले हम देख लेते हैं कि इन पार्ट्स में है क्या क्या, so that you can have an idea कि आपने तीनों पार्ट्स completely देखने हैं, so that you will have the complete concept of the chapter. ठीक है? So part 1 में जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे which are related to mass and weight. ठीक है ना? जो mass and weight से related questions होंगे वो हम सॉल्व करेंगे part 1 में. इसी तरह जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू द डेंसिटी. लेकिन इस पार्ट के अंदर हम डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी होती क्या है, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये फाइंड करेंगे. प्लस हम जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे इन पार्ट 2. इसी तरह हमारा जो पार्ट 3 होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे कि डेंसिटी की जो मेजरमेंट होती है, मतलब अगर प्रैक्टिकली दिस पार्ट इज मोर रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल नॉलेज कि अगर प्रैक्टिकली आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे इन पार्ट 3. ठीक है? सो आपने तीनों पार्ट देखने, देन यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द होल चैप्टर. So let's start with the first part, that is the mass questions related to the mass and weight. Now before solving the questions थोड़ा सा हम concept ले लेते हैं mass और weight का कि mass और weight होते क्या है. देखिए, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, यूजुअली हम रियल लाइफ में हमें ये लगता है कि दे आर सेम, बट दे आर नॉट सेम, दे हैव सम डिफरेंसेस. ठीक है ना? क्या है डिफरेंस? अगर हम मास की बात करें तो मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट या अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी. इसी तरह जो वेट होता है दैट इज इट्स अ ग्रेविटेशनल पुल. ये फोर्स होती है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह रहे होते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट जो भी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो फोर्स एक्सर्टिंग ऑब्जेक्ट है, जो फोर्स जिसके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं वेट. ठीक है? और मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. बिकॉज वेट इज अ फोर्स, तो अगर फोर्स है तो इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से फोर्स बन जाता है, वेट बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी. मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, इसका जो है SI यूनिट है. ठीक है? बट इट आल्सो मेजर्ड इन ग्राम्स एज वेल. और जो वेट होता है, बिकॉज इट्स अ फोर्स, सो दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास जो होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब ये कि आप पूरी यूनिवर्स में चले जाएं, कहीं पे भी मास चेंज नहीं होता. अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो अर्थ पे भी 2 किलोग्राम होगा, मून पे भी 2 किलोग्राम होगा, किसी और प्लेनेट पे जाते हैं वहां पर भी 2 किलोग्राम होगा. मीन्स के एवरीवेयर इन द यूनिवर्स उसका मास चेंज नहीं होगा. लेकिन जो वेट होता है दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अभी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं. ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली वो स्ट्रेंथ होती है जिससे जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये पूरी यूनिवर्स में सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है. मतलब अगर हम डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करें तो डिफरेंट प्लैनेट्स एंड द सन हैव डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम सरफेस ग्रेविटी भी कहते हैं, या फिर हम इसको फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं. उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी दीज आर द सम कॉमनली यूज्ड वैल्यूज जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग द सन. ये उनकी जो है डिफरेंट सरफेस ग्रेविटी या फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज है. ठीक है ना? अब आप इसमें देखें सन की 274, फिर आप जुपिटर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास कम होता जा रहा है उसकी फील्ड ऑफ ग्रेविटी या सरफेस ग्रेविटी भी कम होती जाती है. कॉमनली हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो फील्ड ऑफ मतलब जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9.789, या इसको हम राउंड ऑफ करके 9.8 भी कहते हैं. बट फॉर सिंप्लिसिटी हम इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं 10. ठीक है ना बेटा? अच्छा, जो फील्ड सरफेस ग्रेविटी या फील्ड स्ट्रेंथ होती है इसका जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर किलोग्राम.
इस न्यूटन पर किलोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम अर्थ की बात करें जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.79 है, या अगर हम इसको राउंड ऑफ करके या सिंपलिसिटी के लिए हम इसको 10 कंसीडर करें, तो 10 का मतलब ये होगा कि अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जितना भी मास होगा, फॉर एवरी किलोग्राम उसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी वो 10 किलोग्राम कर रही होगी। 10 न्यूटन पर किलोग्राम का मतलब है हर किलोग्राम के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी या जो फोर्स एक्ट करेगी वो होगी 10। मतलब ये कि अगर उसका मास 1 किलोग्राम है तो उसका वेट बन जाएगा 10 किलोग्राम, 10 न्यूटन। अगर उसका मास 5 किलोग्राम है तो उसका वेट क्या बन जाएगा 50 न्यूटन, बिकॉज उसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है हर किलोग्राम के ऊपर 10 न्यूटन पर किलोग्राम एक्ट कर रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसी तरह अगर हम मेजरमेंट की बात करें, मतलब अगर हम मास और वेट के डिफरेंस को डिस्कस करें, अगर हमने मास को मेजर करना हो तो मास को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस यूज होते हैं, these are the beam balance और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। these are the devices जिससे हम मास मेजर करते हैं। सिमिलरली वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो होते हैं डिवाइस, these are the कंप्रेशन बैलेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। अब ये होते क्या है, यू कैन सी कि ये वो डिवाइसेस हैं जिससे हम मास को मेजर करते हैं। बीम बैलेंस ये पहले यूज होता था, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये मोर एक्यूरेट होती है, मोर इजी टू यूज होती है, इस वजह से हम मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बट बीम बैलेंस इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द मास। इसी तरह अगर हम वेट मेजरमेंट की बात करें, अभी हमने कहा था वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग कंप्रेशन बैलेंस, ये होती है कंप्रेशन बैलेंस। इसके अलावा हम वेट को मेजर कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। आपने जस्ट इसको हैंग करना है, हैंग करने के बाद, अच्छा वन मोर थिंग, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके अंदर आपने फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, जिसको आप सरफेस ग्रेविटी कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इसकी वैल्यू को आपने सेट करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थ पे फाइंड करें तो अर्थ के लिए ग्रेविटी की वैल्यू अभी हमने कहा 9.8 होती है, या हम उसको 10 कंसीडर करते हैं। तो जब आप ये स्प्रिंग बैलेंस डिजाइन कर रहे होंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपने इसको इस तरह से रखना है कि इसके ऊपर जो 1 किलोग्राम है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करे वो 10 न्यूटन करे, देन दैट दिस डिवाइस विल प्रोवाइड यू द एक्यूरेट वैल्यू। अगर आप इसी डिवाइस को, स्प्रिंग बैलेंस को, आप किसी और प्लेनेट पर लेकर जाएंगे तो इट वॉन्ट गिव यू द एक्यूरेट रीडिंग। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इसके अंदर जो फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो आपने अर्थ के लिए सेट की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम एक प्लेनेट पे फाइंड करें वेट तो वो हमें करेक्ट मिल रहा है, लेकिन वही वेट हम दूसरे प्लेनेट पे जाके फाइंड करें तो हमें इनकरेक्ट मिलता है, ठीक है ना। दैट इज बिकॉज के वेट को फाइंड करने के लिए हमें ग्रेविटी की वैल्यू यूज करनी पड़ती है, और ग्रेविटी हर प्लेनेट के ऊपर डिफरेंट होती है। ठीक हो गया? सो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। A rock is used to launch a satellite, oh sorry, a rocket is used to launch a satellite from the Earth's surface into space। मतलब ये कि यहाँ पर ये मेंशन किया है कि स्पेस के अंदर ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है फील्ड स्ट्रेंथ की, वो अर्थ सरफेस से कम होती है, बिकॉज जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से दूर चलते जाएंगे उसकी फील्ड स्ट्रेंथ वो भी वीक होती जाएगी, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है हाउ द मास एंड द वेट ऑफ द सैटेलाइट अफेक्ट्स द सैटेलाइट मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने बताना है जब वो सैटेलाइट अर्थ से दूर जाएगा तो उसके मास और वेट में क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी देखिए हमने डिस्कस किया था कि मास जो होता है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। आप जो भी मास उसका सैटेलाइट का अर्थ पे होगा वही स्पेस में होगा, या कहीं पे भी वो चला जाए उसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो वेट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी स्पेस में कम है एज कंपेयर टू द अर्थ, तो उसका जो वेट होगा दैट विल आल्सो रिड्यूस, बिकॉज वेट ग्रेविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जहां ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ या सरफेस ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां वेट भी ज्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? मास इज अनअफेक्टेड एंड वेट डिक्रीजेस, ठीक है ना, बिकॉज मास तो चेंज नहीं होगा बट वेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A brick is placed on the Newton meter and then on the beam balance. What
इज द मेजरमेंट ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट। इसमें सिंपली आपने ये बताना है कि ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है, बीम बैलेंस और न्यूटन मीटर, ये क्या मेजर कर रहे होंगे। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बीम बैलेंस होती है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये मास को मेजर करने के लिए होती है। और जो न्यूटन मीटर होता है, अच्छा स्प्रिंग बैलेंस, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज स्प्रिंग बैलेंस भी वेट फाइंड कर रहा होता है और वेट इज अ फोर्स। तो वो डिवाइस जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स को फाइंड करते हैं वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वेट की वैल्यू। तो सिंपल क्या हो जाएगा, बीम बैलेंस आपको मास की वैल्यू प्रोवाइड करेगी और न्यूटन मीटर जो होगा वो आपको वेट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The mass of the stone is found on the earth using a pin balance. Weight of the stone is found using the Newton meter. अब प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे डिवाइस पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है, ये गिवन है कि मास और वेट कौन कौन से डिवाइसेस से फाइंड करें। आपने सिंपली बताना है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को या इस रॉक, जो भी आपको गिवन है स्टोन, इसको अगर आप अर्थ से उठा के मून पे ले जाते हैं तो इन दोनों रीडिंग्स में क्या डिफरेंस आएगा। पहले हम बात कर लेते हैं पेन बैलेंस की। देखिए पेन बैलेंस मास को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो मास तो जो होगा वो सेम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो न्यूटन मीटर होता है वो वेट को मेजर कर रहा होता है, तो वेट जो होता है वो जब आप अर्थ से मून पे जाएंगे तो वो डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। अब डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा वो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही। वैसे मैं आपको बता दूं, मून पे ग्रेविटी कम होती है तो वेट भी कम हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा या कम का नहीं पूछ रहा है, जस्ट ये आपको बताना है कि विल इट रिमेन सेम और चेंज। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिफरेंट चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, मास मींस के रीडिंग ऑफ द पेन बैलेंस सेम हो जाएगी जबकि रीडिंग ऑफ द न्यूटन मीटर इज डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the table shows the weights and the masses of four objects on the different planets। आपको masses भी given है, weights भी given है। आपने ये बताना है on which planet is the gravitational field strength largest। आपने बताना है इन masses और weights को यूज करके किस प्लेनेट पे, मतलब डिफरेंट प्लेनेट्स पे आपको गिवन है, आपने बताना है कौन से प्लेनेट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगी। अब कैसे हमें पता चलेगा? देखिए अभी हमने एक फाइंड किया कि वेट को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। इसी तरह अगर हम इसमें से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करें दैट विल बी वेट डिवाइडेड बाय मास, ठीक है ना। बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो फाइंड करनी है क्वांटिटी वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या बन जाएगी, वेट डिवाइडेड बाय मास। अब हम ये करते हैं इंडिविजुअली इन सब की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमें इजी हो जाएगा कि कहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू लार्जेस्ट है। तो हमने क्या किया, यूजिंग दिस फार्मूला हमने सबकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर ली। तो अब आप देखें लार्जेस्ट वैल्यू आपको मिल रही है इन डी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द मास इज करेक्ट। आपने बताना है मास से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट जो ए है ऑप्शन ए, दैट सेज दैट मास इज डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट यू माइट हैव एन आइडिया कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर हम इस इक्वेशन से, इस रिलेशनशिप से मास फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। बट यहां पर तो ये गिवन है कि मास इज द डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलें बी को चेक कर लेते हैं। बी है मास इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेफिनेशन है, दिस इज नॉट फॉर द मास, बट ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, नॉट मास, ठीक है ना। चलिए हम ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है मास इज द वेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये इसको भी देख लेते हैं। देखिए वेट जो होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस इक्वेशन में से भी अगर हम मास की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बन जाएगा वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, मास रेजिस्ट द चेंज इन मोशन। जस्ट रिमेंबर कि ये कॉन्सेप्ट हमने डायनामिक्स में भी स्टडी किया था कि जो बॉडी की इनर्शिया होती है दैट डिपेंड्स ऑन द मास, ठीक है ना। जो इनर्शिया की मेजरमेंट होती है उसको हम मास कह रहे होते हैं, या जो मास की मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया क्या करती है, बॉडी की जो मोशन है उसको रेजिस्ट करती है, ठीक है। सो इन दैट सेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।
Now, question number 6 is that student produces some revision notes on the gravity, mass and weight. Which statement is not correct? ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन में आपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी, अब आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। देखें, ए है a gravitational field strength is gravitational field is a region in which mass experience a gravitation force। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसी रीजन, उसी एरिया को तो हम ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं जिसमें कोई भी मास ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हैज अ यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग आवर ओवरव्यू, जब हम टॉपिक का देख रहे थे मास और वेट का डिफरेंस। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है न्यूटन पर किलोग्राम होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी है मास इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मास अमाउंट ऑफ मैटर को ही तो हम मास कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। इट सेज दैट मास इज इक्वल टू द वेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस। अब ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, मास जो होता है वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस होता है। दैट्स व्हाई दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Now, next question, 4 objects are situated in places with different gravitational field distance. Which object has greatest weight? अब इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आपको मास और वेट गिवन थे, ग्रेविटेशन फील्ड डिस्टेंस आपने फाइंड करनी थी। अब आपको मास और ग्रेविटेशन फील्ड डिस्टेंस गिवन है, आपने बताना है वेट लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट कहाँ होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, हम सबके इंडिविजुअल वेट्स कैलकुलेट करेंगे। वेट का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वेट जो है ग्रेटेस्ट है। अब हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई, मतलब जो मास है उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते गए, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ऑप्शन सी के अंदर जो हमें मिल रही है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 rocks on different planets have masses and weights as shown. Which planets the greatest gravitation? इसमें भी आपने greatest gravitational field strength find करनी है, तो वही सेम मेथड जो हमने previously यूज किया था। सबकी gravitational field strength find करें, जहां पर आपको largest value मिले, that is option B. Now next question. These are very simple questions. अगर आपको concept अच्छी तरह पता है तो दे आर वेरी सिंपल, आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। ठीक है ना, जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, अ साइंटिस्ट प्लेसेस अ रॉक ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, शी देन प्लेसेस द सेम रॉक ऑन द बीम बैलेंस। पहले उसने स्प्रिंग बैलेंस पे रखा, फिर उसको उसी रॉक को बीम बैलेंस पे रखा। एट नॉर्थ पोल द ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस ग्रेटर देन एट द इक्वेटर। अब ग्रेविटेशन फील्ड डिस्टेंस वेरी करी है, नॉर्थ पोल पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द इक्वेटर। अब शी परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट एट द नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर। अब यही एक्सपेरिमेंट वो नॉर्थ पोल पे भी करी है, इक्वेटर पे भी करी है। अब सिंपली आपने बताना है ये हाउ डू द रीडिंग्स एट द नॉर्थ पोल कंपेयर टू द इक्वेटर। मतलब आपने ये बताना है स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस की वैल्यू किस तरह से वेरी करेंगी या वो सेम रहेंगी, उनको कैसे आप कंपेयर करेंगे। तो देखिए, मास अभी हम प्रीवियस बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मास सेम रहता है, आप चाहे कहीं पे भी चले जाएं। तो इसका मतलब है जो बीम बैलेंस की वैल्यू वो तो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है ना, लेकिन जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आपका वेट मेजर कर रहा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहा होता है, और वेट डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटी पर। ठीक है ना, तो अगर ग्रेविटी नॉर्थ पोल और इक्वेटर पर डिफरेंट है तो डेफिनेटली जो स्प्रिंग बैलेंस की जो वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है ना, तो स्प्रिंग स्केल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस डिफरेंट होगी और स्केल ऑन द बीम बैलेंस वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now next question, a boy stands on the some bathroom scales. The readings on the scales is 50 kilograms. What is the mass and weight of the body? अब देखें, अगर रीडिंग 50 किलोग्राम है तो किलोग्राम मास का यूनिट होता है, तो इसका मतलब है मास तो हो गया उसका 50 किलोग्राम। वेट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली एज आई टोल्ड यू कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पढ़ें तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। बट फॉर सिंपलिसिटी, या आप ये समझ लें कि आपके ओ लेवल या IGCSE का जितना भी सिलेबस है, you have to use the value of the gravity as 10, आपने 9.8 यूज नहीं करनी। ठीक है ना, तो सिंपली आपने मास को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपके पास आ जाएगा वेट 500 न्यूटन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Now next question is that a spacecraft travels from earth to the moon. At certain point in the journey it has zero weight। ठीक है, एक पॉइंट पर उसका वेट जीरो बन जाता है। Why the weight becomes zero?
तो वेट डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटी पर। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेट भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड मून कैंसिल ईच अदर। ये कैंसिल तब करती जब दोनों की वैल्यू इक्वल होती, बट ये इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं करेंगी। ऑप्शन सी सेज दैट इसके स्पेस क्राफ्ट स्टॉप्स मूविंग, ऐसा भी नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, लेकिन अगर स्टॉप कर भी लेगा तो उसके स्टॉप करने से उसका वेट जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी सेज दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द स्पेस क्राफ्ट। अब ये भी नहीं हो सकता। स्पेस क्राफ्ट के ऊपर अगर चले, अगर हम ये मान भी लें स्पेस के अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो एयर रेजिस्टेंस ना होने से उसका वेट जीरो नहीं होगा। उसकी जितनी भी रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर लग रही है उसके वेट के इक्वल होगी, वेट जीरो नहीं होगा। तो सिंपली क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट लीव्स द अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड। जब अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को लीव कर जाएगा, कोई और उसके ऊपर ग्रेविटी किसी प्लेनेट की एक्ट ही नहीं कर रही होगी, तो उस केस में उसकी जो वेट होगा वो बन जाएगा जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the weight of the cylinder on the moon is less than on the earth. How does the gravitational field strength is less, strength and mass of the cylinder on the moon compares with the, अब देखें मास तो सेम रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ अगर वेट कम है ऑन द मून तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लेस होगी। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ लेस और मास जो होगा वो होगा सेम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Now, next question, a block of metal is taken from the earth to the moon. Which property of block changes? अब अर्थ से मून पे ले जाने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट विल बी वेट, बिकॉज ग्रेविटी चेंज होगी अर्थ से मून, तो ग्रेविटी के चेंज होने से इसका वेट चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। The weight of the stone is found using a Newton meter and mass is found using a pen balance। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आपने बताना फॉर ईच रॉक इज रीडिंग सेम और द डिफरेंट। तो रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर डिफरेंट आ जाएगी, न्यूटन रीडिंग ऑन द पेन बैलेंस सेम आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर इज सिटिंग इन एन एरोप्लेन which takes off and climbs to a 10,000 meter. During this time what happens to the mass and weight? तो जाहिर सी बात है जब आप 10,000 हाइट पे जा रहे हैं मींस कि यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो अवे जाने से ग्रेविटी भी कम हो जाएगी, ग्रेविटी का कम होने से वेट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन मास क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो जितने भी क्वेश्चंस हैं दे हैव द सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट थोड़ी थोड़ी उनमें वेरिएशन है, ठीक है ना। अ पर्सन ऑफ द वेट 600 न्यूटन एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन क्लाइम्स टू द टॉप, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंजेस फ्रॉम 10 न्यूटन पर किलोग्राम एट द बॉटम टू 9.97, ठीक है ना। 10 बॉटम पे थी, अब जब वो हाइट पे जा रहा है, कितनी हाइट पे जा रहा है, टॉप पे, तो उसकी वैल्यू बन जाती है 9.97 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। His mass is unchanged, his climbs mass अनचेंज रहेगा, ये अंडरस्टूड है। आपने बताना उसका वेट कैसे वेरी करेगा। तो देखें वेट को फाइंड करने के लिए पहले तो हम फाइंड कर लें इसका मास कितना होगा ऑन द बॉटम, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखें वेट का जो फार्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो इससे हम मास फाइंड कर लेंगे। तो दैट विल बी, ओ सॉरी, ये आपके पास आ गया वेट 60 मल्टीप्लाई बाय 9.97, मास हमने, सॉरी, इस पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मास। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मींस के मिस्टेक इन द सेंस कि मैंने मास की वैल्यू फाइंड नहीं की, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे, जो आपको वेट की वैल्यू गिवन है ऑन द बॉटम, आप उसको ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मास। कैसे मिलेगा, 600 वेट है तो उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मास मिल जाएगा 60, तो मास ये मिल गया 60। अब मास चाहे आप बॉटम फाइंड करें चाहे टॉप पे करें सेम रहेगा। तो अब हम वेट फाइंड करें ऑन द टॉप, ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो मास तो 60 न्यूटन है, वेट जो सॉरी ग्रेविटी जो है ऑन द बॉटम और सॉरी ऑन द टॉप दैट इज 9.97, तो मास को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेट की भी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 598.2, बट आप जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसमें 598 है, तो डेफिनेटली यू विल बी चूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है। अब आपके माइंड में ये हो सकता है 598 तो यहाँ पर भी है, तो फिर हम ये चूज क्यों नहीं करें, बिकॉज यहाँ पर वेट सॉरी मास की वैल्यू 60.1 है, तो 60.1 नहीं होगी, मास 60 होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, body of mass 10 kilogram falling freely in the gravitation field close to the moon surface has an acceleration 1.6 meter. What is the gravitation field?
अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें उनमें कहीं पे भी एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही, सब में ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ मास वेट ये तीनों चीजें यूज हो रही है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, आपने बताना ग्रेविटेशन फील्ड। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन या ये जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होती है कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक ऑप्शन गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग होता है क्या, ठीक है, और ये आपको एक्सेलरेशन गिवन है। अब फ्रीली फॉलिंग को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट करती है। तो एक वो फोर्स होती है ग्रेविटी, जिसको हम वेट कह रहे होते हैं। इसके साथ एक और फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस विच इज एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है ना। ये दो फोर्सेस नॉर्मली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। अब हम आते हैं कि जो फॉलिंग फ्रीली, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने डिस्कस किया था जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस की थी, ठीक है ना बेटा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने ये डिस्कस किया था कि फॉलिंग फ्रीली का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई भी एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करी, मींस के ऑब्जेक्ट इज ओनली मूविंग विद इट्स वेट या विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है उसके ऊपर जो सिर्फ फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस के अंदर, इस कंडीशन के अंदर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है या उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करी, तो जितनी उसकी ग्रेविटी होगी या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगी, एक्सेलरेशन उसमें जो प्रोड्यूस होगी वो भी सेम होगी इस केस के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर भी हमें यही गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली। तो अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो अगर उसकी एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसकी जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी बन जाएगी 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। जस्ट उनके यूनिट चेंज है, बिकॉज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ न्यूटन पर किलोग्राम। अब क्वेश्चन ये है, आपके माइंड पे भी आ सकता है कि ऐसा होता क्यों है कि दोनों वैल्यूज इक्वल क्यों है, टेक्निकली क्या रीजन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखें, अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करी होगी वो होगी जीरो। तो जब अपवर्ड फोर्स जीरो हो गई तो अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ क्या बन जाएगी, वेट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स होती है, आप दोनों फोर्सेस अपवर्ड डाउनवर्ड या बैकवर्ड फोर्स दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर अपवर्ड फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है जितनी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो सारी की सारी किसके इक्वल हो जाएगी, वेट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और वेट फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब देखिए, मास वो चाहे ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे, चाहे उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करी है, कितनी फोर्सेस एक्ट करी है, कहां पर वो मूव कर रहा है, तो इन एवरी कंडीशन मास तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब है दोनों साइड से अगर हम मास को कैंसिल कर दें तो नाउ यू कैन सी दैट इन दैट पर्टिकुलर केस जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। यही रीजन है कि इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वो एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से, इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली इक्वल होती है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। चले अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह का हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज द रेजिस्टेंस चेंज इट्स मोशन, व्हिच प्रॉपर्टी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो वो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट का मास, जिससे पता लगता है ऑब्जेक्ट की इनर्शिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट at a point on the surface of earth the gravitational field strength is 9.8 newton per kilogram, which pair of values of the mass and weight are correct। आपने सिर्फ ये बताना है कि मास और वेट की कौन सी वैल्यू करेक्ट है, मतलब आप वेट को डिवाइड करें मास से तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 9.8। तो कैसे आएगा, तो सिंपली आप जब 98 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपके पास आंसर आएगा 9.8, बिकॉज ग्रेविटेशन फील्ड वेट डिवाइडेड बाय मास बन जाएगा। तो आपने वो वैल्यू फाइंड करनी है वेट और मास की जिस पे आपको आंसर मिले 9.8, सो दैट इज ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, an object that has a mass 15 kilogram on the surface
on the earth taken to the moon, the gravitational field strength on earth is 10 Newton per kilogram and moon is 1.6 Newton per kilogram. आपने बताना है उसका वेट मून पे कितना, मास और वेट मून पे कितने होंगे। तो मास तो 15 किलोग्राम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वेट डिपेंड करेगा ग्रेविटी पे, तो अगर मास 15 किलोग्राम है और ग्रेविटी 1.6 है तो वेट आपके पास उस ऑब्जेक्ट का जो आ जाएगा दैट विल बी 24 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलेशनशिप डिफाइंस ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखें ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वेट डिवाइडेड बाय मास। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट masses are on the different planets. The weight of each object on its planet is determined. Which object is on the planet with the smallest gravitational field strength? तो इसमें भी आपने क्या करना है, आपने वो प्लेनेट फाइंड करना है जिसपे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करें, जहां पर आपको सबसे कम वैल्यू मिल रही है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलें next question, an object weighs 40 newton on the earth where the gravitational field strength is 10 newton per kilogram. The object is taken to the planet where gravitational field strength is 4 newton per kilogram. What is the correct? अब आपने उसका मास और वेट फाइंड करना है। तो देखिए मास हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें वेट गिवन है 40 न्यूटन, तो वेट को अगर हम ग्रेविटी से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा मास 4 किलोग्राम ऑन द सरफेस। ये मास हमने कहाँ पे फाइंड किया, सरफेस ऑफ अर्थ, बट मास जो होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे भी वही रहेगा, दूसरे प्लेनेट पे जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 4 है तो मास तो वही सेम रहेगा, सिर्फ उसके वेट में चेंज आएगा। तो वेट हम कैसे फाइंड करेंगे, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो मास भी 4 है, ग्रेविटी की वैल्यू भी उस प्लेनेट पे 4 है, तो वेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। तो करेक्ट ऑप्शन इज मास इज 4 एंड वेट इज 60। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द मास एंड वेट इज करेक्ट। मास और वेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखें ऑप्शन ए है, मास इज द स्पेसिफिक टर्म दैट मींस द सेम एज वेट। ये नहीं है, मास और वेट सेम होते नहीं है, डिफरेंस है दोनों में, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी ऑप्शन है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 टाइम्स इट्स वेट। तो ये अगर हम ऑन द अर्थ, ये अगर वेट के लिए होता तो फिर तो करेक्ट होता कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो वेट होता है वो मास से 10 टाइम्स लार्जर है, लेकिन मास तो 10 टाइम्स लार्जर नहीं होता वेट से, वो कम होता है 10 टाइम्स। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है, वेट इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज मास इज अ वेक्टर, ये भी इनकरेक्ट है। वेट एक फोर्स है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है होगा, और मास इज ए स्केलर, तो इट मींस कि ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन द मून। तो यही कंसेप्ट है, मतलब करेक्ट कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, कि वेट जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि किसी भी मास को पुल करती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन फॉर द पार्ट 1, दैट इज ऑन द अर्थ the gravitational field strength is 10 Newton per kilogram. On the moon, the gravitational field strength is 1.6. An object has a weight 15 Newton on Earth. What is its weight? तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले आप मास फाइंड करेंगे, वो आपको मिल जाएगा 5 किलोग्राम, बिकॉज वेट अगर 50 है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 10 है तो आपको मास मिल गया 5। अब इसी मास को यूज करके आपने मून पे वेट फाइंड करना है, सिंपली आपने इस मास को मल्टीप्लाई कर देना है ग्रेविटी ऑफ मून से जो कि 1.6, तो आपको वेट मिल गया ऑन द मून दैट इज 8 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। So these are the some questions related to the mass and weight. ये था हमारा part 1. So don't forget to watch the part 2 and 3 जिसमें हम solve करेंगे questions of density. Okay. So see you in the next video. Allah Hafiz.